चलिए कुछ चीजें नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हम लोगों ने अपील को पढ़ा था, आपका सेकंड अपील, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, तो सेक्शंस प्लस ऑर्डर याद होने चाहिए। देन हम लोगों ने पढ़ा था अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर्स से हम लोगों ने अपील को देखा है, तो उसके सेक्शंस लिख लीजिए 104 to 106, ऑर्डर 43। और जैसे कि 104 में स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया है कि सिर्फ कुछ ही ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। सीपीसी के जितने भी ऑर्डर्स हैं, या ऑर्डर्स इन द सेंस कि जब भी किसी चीज के लिए ऑर्डर एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो उस एप्लीकेशन में सारी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है कि हम सभी के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकें। यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्डर सेक्शन 104 to 106 और ऑर्डर 43 में मेंशन कर दिया गया है। इन पर्टिकुलर आवाज आ रही है सभी को? इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है, तो उस कंडीशन में हम अपील के अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल कर सकते हैं। गणेश अपना माइक ऑफ करो बेटा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अपीलीय कोर्ट के पावर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए भी सेक्शन अलग चैप्टर से। देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग, अगर आप अपील का क्वेश्चन प्रॉपर तैयार करते हैं तो उसमें केस लॉस के साथ आप एक बहुत लेंथी बनेगा। फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, ऑर्डर्स की अपील, मतलब ये पूरा जो स्पेसिफिक शुरू हुआ है वहां से, जो सेक्शन से वहां से लेकर इवन ये 4-5 ऑर्डर, ये सारे के सारे मिलाकर आपका पूरा एक क्वेश्चन बनता है अपील का, जिसमें आपकी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील और अपीली कोर्ट के पावर्स ये भी आते हैं। तो ये आपके हैं 107, 108 में, ठीक है। और इसी के साथ फिर एक और सेक्शन एक और चैप्टर आता है आपका हाई कोर्ट। अभी जैसे हमने देखा फर्स्ट अपील, तो फर्स्ट अपील हमारा कैसा था कि भाई फर्स्ट अपील आपके जो भी कोर्ट है उससे हायर कोर्ट में चला जाएगा। सेकंड अपील हमने देखा हाई कोर्ट के लिए। अब एक और ऑप्शन है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कब होगी, तो आपका चैप्टर 39 क्लियर करता है, सेक्शन 109 to 1012 ऑर्डर 45 ये क्लियर करता है कि यहाँ पर इस सेक्शन में प्रोविजंस दे दिए गए हैं कि उच्चतम न्यायालय में कब हम अपील के लिए जा सकते हैं, और उसके साथ ऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे आप पूरा प्रोसीजर के लिए 45, ठीक है। ये सब आई थिंक हो चुका है सारा। तो यहाँ अपील वाला जो आपका चैप्टर है, इसको आप कैसे एक चार्ट भी बना सकते हैं। अब इसमें आप फर्स्ट जैसे 4 कॉलम में आप इसे बनाएंगे, 4 या 5 में, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील, फिर उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अपील, और लास्ट में या पहले जैसे भी आपको ठीक लगता है उसके बाद उनके कोर्ट के पावर्स। तो ऐसे पूरा का पूरा कॉलम के साथ अगर बनाएंगे तो अपील वाला जो पार्ट है प्लस ऑर्डर प्लस सेक्शन, तो इसका एक कॉलम ऐसे पूरा प्रॉपर चार्ट बना लीजिए। हाँ गणेश बोलो। मैम वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बेटा, आज थोड़ा समझ नेटवर्क नहीं का आ प्रॉब्लम है, रहा। बट अब और कोई क्लासरूम खाली भी नहीं है मैं जहाँ जा सकूँ, तो अभी जैसे भी है यहीं पर मैनेज करना होगा। सेकेंड वाला लेक्चर हम लोग कहीं और, मतलब तब तक शायद हो जाए कोई खाली क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ आप ऑर्डर लोग 40, मैम ऑर्डर 45 में, सॉरी हेलो यस, मैडम ऑर्डर 45 में सेक्शन कौन, ऑर्डर 45 में के साथ सेक्शन है आपके 109 to 1012, ये सारे के सारे उच्चतम न्यायालय में अपील को बताते हैं। देखिए आप 96 से शुरू करिए, 96 to 99, ऑर्डर 41 आपका मूल डिक्री से जो अपील होता है उसका होता है। फिर 100 से जो होता है वो सेकंड अपील होता है, 100 से 103, ऑर्डर 42। अब ऑर्डर 42 के साथ एक चीज याद रखिए कि 41 में जो प्रोसीजर बताया गया है बहुत सी चीजें लगभग सिमिलर होंगी। और इसके बाद फिर है आपका ऑर्डर से अगेंस्ट अपील, तो इसमें आप लिखेंगे 104 से 106 ऑर्डर 43, है ना। और फिर अपीलीय कोर्ट के जो पावर्स होंगे कि अपीलीय न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हो सकती हैं, क्या वो डिक्री को पलट देगा, क्या वो जजमेंट को पलट सकता है,
पूरी तरह से, न एविडेंस करा सकता है, विटनेस को बुला सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है, क्या कोर्ट को फिर से किसी पर्टिकुलर पार्ट पे अगर कोई लेकुना रहा है तो उसको फुलफिल करने के लिए, गवाही के लिए, विटनेस के लिए फिर से भेज सकता है उसी कोर्ट को। क्यों श्रद्धा? तो यस, भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हम अपील में जाते हैं तो अपीली कोर्ट को क्या क्या पावर्स है, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारा आपका 107, 108 में क्लियर होता है। देन हमें अब हर एक केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, है ना, हर एक चीज के लिए अपील में भी आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोसीजर है कि हम कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में अपील में जा सकते हैं, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। तो 1009 टू 1012 ऑर्डर 45, ठीक है। अब एक छोटा सा चैप्टर है आपका, सिर्फ एक याद रखने के लिए आप लोग इसे मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए, ऑर्डर 44। ऑर्डर 44 होता है अपील्स बाय इंडिजेंट पर्संस, पॉपर बोलते हैं जिसको, हिंदी में लिखिएगा सभी लोग अकिंचन शब्द, अकिंचन, पॉपर PAUPER पॉपर, या इंडिजेंट पर्संस। और ये सभी लोग लिखेंगे, अकिंचन जो शब्द मैंने बोला है ये सभी को लिखना है। पॉपर का मतलब क्या होता है अंशिका? मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। देखिए, निर्धन व्यक्ति अगर कोई है तो जैसे कि आप लोगों ने अभी तक CPC का जो प्रोसीजर देखा है, आप लोगों को समझ आया होगा कि हमें कोर्ट में ऐसा नहीं है आपको कोर्ट फीस देनी है, आपके बहुत सारे खर्च होते हैं, आपके पेपर से लेके कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसमें पैसा लगता है। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या हम उसे ये बोल दें कि नहीं भाई अब आपका तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरह जो आपका ऑर्डर 44 है ये इसी चीज से रिलेटेड है कि कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति न्याय तो चाहता है पर उस न्याय को पाने के लिए उसके पास धन नहीं है, और ऐसे निर्धन व्यक्ति एक प्रक्रिया के, ये जो 44 में प्रोसीजर बताया गया है उसके अनुसार प्रक्रिया के तहत जाकर आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें प्रूफ होना चाहिए कि हाँ वो सच में निर्धन है, और उसके बाद अगर होता है तो उन्हें कोर्ट फ्री में जितना भी उसकी जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया है उसके लिए उसे किसी तरह का पेमेंट नहीं देना होता है। और ये न्यायालय के लिए जो शुल्क होते हैं, जो न्यायालय का शुल्क, अब न्यायालय का शुल्क क्या होता है? कोर्ट फीस। कोर्ट फीस मतलब जो स्टैम्प हम देते हैं, कैश नहीं देते हैं वहां पर हम। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का आपका कोई आपने केस फाइल किया है, चाहे वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो, तो आपको यहाँ पर कोर्ट फीस पे करनी होती है, जो कि हम स्टैम्प खरीदते हैं उतने के, और वो स्टैम्प हम कोर्ट में उसके साथ, उस फाइल के साथ, उस केस के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पर वो चीजों के लिए अगर न्यायालय का शुल्क भी बोला जाता है इसे, तो अगर इसके लिए कोर्ट किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो यहाँ पर ऑर्डर 44 में वो आवेदन दे सकता है, और कोर्ट अगर उसे कंसीडर करता है तो उसका जो न्यायालय का शुल्क है, कोर्ट फीस है जो, वो निःशुल्क, मतलब उसका निःशुल्क हो जाता है, माफ कर दी जाती है ना। एक बहुत छोटा सा है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आप लोग ये चीज याद रखिए। अब आप नोट डाउन करेंगे, एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ। रेफरेंस देखिए, अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसे याद इस तरह से रखना है कि आप इसको दिमाग में बिठा लें। रेफरेंस टू हाई कोर्ट। देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आप इसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई अपने यूनिवर्सिटी को लेकर ही कोई सर्कुलर निकला है, ठीक, वो TGs के लिए है, हम लोगों के पास आया, हम लोग नहीं समझे है क्या, देन अब उसे अगर हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे और हम उनसे चाहेंगे कि भाई ये जो चीजें हैं जो हम समझ नहीं पाए, उस चीज को प्रॉपर समझाया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग चीजें कर सकते हैं। मतलब जो भी है रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि एप्लीकेबल करने हैं, तो वो कब हो पाएंगे, जब हम उसे ठीक से समझ पाए, है ना। अब कई बार क्या होता है
कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर कोर्ट को अपना डिसीजन तो देना होता है, पर कई बार न्यायालय के पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं और वो उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर सकते, और क्योंकि वो उस लिमिटेशन से बाहर जाकर अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तो अब उन्हें क्या करना है, अपनी उनकी हायर अथॉरिटी कौन है, डेफिनेटली हाई कोर्ट, है ना भाई। जितने भी आपके सेशन हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, या जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उन सब के लिए अगर कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन अराइज होता है जो कि उनकी लिमिटेशन से बाहर है और वो प्रश्न उनके सामने आया है, तो अब यहाँ उस कंडीशन में क्या वो उस पर डिसीजन देने, जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे कोई चीज समझ नहीं आई, यूनिवर्सिटी की कोई रेगुलेशंस निकले, मुझे नहीं समझा, तो क्या अब जब मुझे समझा ही नहीं या मैं अपने लिमिट में रहकर उस चीज को नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ एचओडी को चीज के बारे में बताना होगा, या मैं उस चीज को कहाँ रेफर करूंगी, हायर को। तो यहाँ पर रेफरेंस कैसी चीज है, जब किसी भी मामले में कोई ऐसी चीज हो, किस चीज को लेकर हो सकता है, किसी मामले में विधि की वैधानिकता के बारे में। अब विधि की वैधानिकता के बारे में हो सकता है, चाहे कोई कस्टम से रिलेटेड है ना, और या किसी रूल या किसी एक्ट या किसी ऑर्डिनेंस, इन सब के बारे में अगर कोई किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अराइज होता है, या कोई ऐसी चीज होती है जो कि वह न्यायालय जिसके समक्ष ये चीज लाई गई है वो उसे करने के लिए फिट नहीं है। देखिए पढ़िएगा इसे, subject to such condition and limitation as may be prescribed, any court may state a case in refer the same for the opinion of the high court, and the high court may make such order thereon as it thinks fit। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड है, किसी ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, या कोई ऐसा मैटर है जो किसी कस्टम से रिलेटेड है ना, या फिर किसी रूल से रिलेटेड है, किसी एक्ट से रिलेटेड है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई डाउट क्रिएट होता है, तो उस कंडीशन में अगर जिसके समक्ष ये लाया गया है उस कंडीशन में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट यहाँ उस मामले को रेफर करेगा। अब यहाँ पर रेफर करने से आपको रेफरेंस में हमेशा डिफरेंस याद रहेगा। देखिए क्या होता है, अपील, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें कि जब आप पढ़ोगे तब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे कि अरे हाँ ये समझ आ गया, बट कुछ दिनों के बाद फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे रेफरेंस क्या था, रिव्यू क्या था, रिवीजन क्या था, क्योंकि ये तीनों लगभग सिमिलर है, मतलब सिमिलर ना होकर भी एक टाइम के बाद इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपको रेफर से याद रखिए कि हम कोई भी चीज को रेफर कब करते हैं, जब वो आपके बस का ना हो, है ना। किसी हायर अथॉरिटी को आप कब कर रहे हैं, जब वो आपके बस का ना हो, यही होता है भाई। किसी छोटे हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ले जाया गया, उसे वहां के डॉक्टर हैंडल नहीं कर पाए, उन्होंने बोला नहीं इसे किसी और हॉस्पिटल में रेफर किया गया, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर उस चीज में नहीं कर पा रहे हैं जो आपको जिस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो रेफर को इस तरह से याद रखिए, रेफरेंस को किस तरह से याद रखेंगे, रेफर से, कि किसी भी चीज को हाई कोर्ट को रेफर कब किया जाता है, जब यहाँ पर वो न्यायालय उस पर्टिकुलर चीज के लिए, चाहे वो कोई रेगुलेशन हो, प्रोविजन हो, एक्ट हो, ऑर्डिनेंस हो, उसके बारे में खुद जो डाउट क्रिएट हुआ है या सामने आया है उसको डिक्लेयर करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए पॉसिबल उसके लिए नहीं है। उस कंडीशन में यहाँ चाहे तो जिस न्यायालय हाई कोर्ट इस तरह के निर्देश के लिए, इस तरह का निर्देश किसको जाएगा, है हाई कोर्ट को जाएगा। किस कोर्ट से, जो भी कोर्ट के सामने इस तरह का प्रश्न लाया गया है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, रेफरेंस कब दिया जाएगा, जब किसी न्यायालय के किसी मामले में उसे कोई राय के लिए उच्च न्यायालय को आप भेजेंगे। कब, जब आपको किसी मामले की कोई राय चाहिए, सजेशन चाहिए, या आप ये चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसा डिसीजन बता दिया जाए या क्या किया जाना चाहिए, ये आप राय चाहते हैं, तो उसके लिए आप रेफरेंस में के लिए इसे हाई कोर्ट को भेज सकते हैं। इसमें केस का नाम लिखिए, बैजनाथ प्यारेलाल वर्मा वर्सेस बैजनाथ प्यारेलाल वर्मा वर्सेस मुन्नीलाल 1973।
अब यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है इस केस में, इसी के रिगार्डिंग सारी चीजें बोली गई हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग बिफोर इज इन्वॉल्व क्वेश्चन हैज द वैलिडिटी। अब यहाँ ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब पर एक चीज यहाँ आपको क्लियर करनी है कि यहाँ इस पर्टिकुलर मैटर जो भी अराइज हुआ है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कोई डिसीजन नहीं दिया है। ठीक है, मतलब कि आपके समक्ष जो भी प्रॉब्लम आई है वो कैसी होनी चाहिए, फ्रेश। अगर उस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो रेफरेंस में भेजने की जरूरत ही नहीं है। पर हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह का कोई मैटर अभी तक नहीं आया है, उसे का डिसीजन नहीं दिया है, तब जाकर उस मैटर को आप हाई कोर्ट में रेफरेंस के लिए भेज सकते हैं और हाई कोर्ट जिस भी तरह का उस पर उचित समझता है उस तरह का डिसीजन वो दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? किसी को नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर दूं, आप लोगों को समझ आया ये? मैम रिपीट कर दो। देखो, सिंपल सी चीज है किरण, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एडीजी के यहाँ पर कोई केस चल रहा है, ठीक है। अब उसमें कोई कस्टम को लेकर क्वेश्चन अराइज होता है, उसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि अडॉप्शन में एक कस्टम एप्लीकेबल होता है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में कुछ ब्राह्मणों के यहाँ पर 15 ईयर से ज्यादा के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर ये रूल है, अब ये पर्टिकुलर एरिया के लिए एप्लीकेबल है। अब मान लीजिए कि कोई और उसके लिए कोई क्वेश्चन अराइज करता है कि नहीं, हमें तो ये इस तरह का यहाँ पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए क्योंकि इस संबंध में हमारे यहाँ का कोई कस्टम है। ठीक, अब ये एडीजे के यहाँ पर इस तरह का कोई केस चल रहा है सिविल का। अब एडीजे के समक्ष ये प्रश्न है कि नहीं, इस तरह का तो कोई कस्टम है ही नहीं, हम इस तरह पर डिसीजन नहीं दे सकते। अब अगर यहाँ पर इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि नहीं, जो पार्टीज है उनका कहना है कि नहीं इस तरह की चीजें होती हैं, अब उस पर कोर्ट या तो उसको डिसमिस करेगा या तो डिसमिस करेगा या रेफरेंस के लिए भेजेगा। अब रेफरेंस में भेजने के लिए यहाँ ये नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए कोर्ट डिनाई करता है तो यहाँ पार्टीज भी उसको रेफरेंस में भेजने के लिए आवेदन दे सकती हैं। जैसे मान लीजिए मेरी ये डिमांड है, तो अब अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, अगर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न के लिए प्रॉपर मुझे जजमेंट नहीं दिया जाएगा या मेरे साथ जस्टिस नहीं होगा, तो इस कोर्ट को इसे नहीं सुना जाना चाहिए और इसकी बजाय इस प्रश्न के लिए इसे हाई कोर्ट भेज दिया जाना चाहिए। तो या तो पार्टी खुद या वह कोर्ट खुद, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट को वो रेफर करेगा कि इस डाउट को या इस क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं, या तो किसी कस्टम से रिलेटेड है, या किसी एक्ट से रिलेटेड है, या किसी रेगुलेशन से रिलेटेड है, या किसी ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, किसी भी तरह का हो सकता है। अब अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन है, पर यहाँ कंडीशन क्या होगी कि उस तरह का ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश इन द सेंस कि अगर इस चीज को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कभी डिसाइड कर चुका है तो हम इसे यहाँ हाई कोर्ट में नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका डिसीजन हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप उसे हाई कोर्ट में भेज सकते हैं। मतलब सिंपल सी चीज है कि जो चीजें आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट के को क्लियर नहीं है, या उसे यहाँ हाई कोर्ट की राय चाहिए या मशवरा चाहिए, सजेशन चाहिए, या कोई चीज ऐसी है जो कि उसकी लिमिट से बाहर की है, उस कंडीशन में या तो पार्टीज की डिमांड पर पार्टी चाहे तो, या अगर कोर्ट खुद चाहे तो यहाँ पर उस केस को हाई कोर्ट में रेफर किया जा सकता है। अभी क्लियर हुआ? क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। कुछ में बोलकर बताओ मुझे किरण, क्या समझ आया? मैम अगर कोई केस ऐसा है जिसमें कि या तो पार्टीज को या कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा है या कुछ है, तो वो हाई कोर्ट को रेफर कर सकता है। समझ नहीं आ रहा है इन द सेंस ऐसा है कि जहां पर उनकी लिमिटेशंस नहीं है, जैसे कि मान लीजिए लिमिटेशन है और कुछ ऐसी कंडीशन है कि आप उस पर जाकर जजमेंट नहीं दे सकते, है ना। तो यहाँ अगर ऐसा कोई डाउट लगता है तो आप राय के लिए क्या कर सकते हैं, राय के लिए भी भेज सकते हैं। और अगर फिर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो पर्टिकुलर राय देके वापस भी भेज सकता है। और अगर उसे लगता है कि नहीं, उसे खुद को यहाँ पर डिसीजन देना चाहिए, तो वो खुद भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट के ऊपर लिमिटेशन नहीं है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की, वो तो यहाँ पर फ्री है। अब इसके लिए क्या होगा, देखिए, निर्देश कब दिया जा सकता है, रेफरेंस कब दिया जा सकता है, 113 में जो कंडीशंस बताई हैं उसमें, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 113 में जो कंडीशंस बताई हैं उसमें,
और इसके अलावा अब इसके लिए जरूरी क्या होगा, तो इसके लिए जरूरी है कि कोई रीजनेबल डाउट हो, है ना, और इसी के साथ कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिस पर कि ऑर्डर किया जाना है, मतलब हुआ नहीं है पहले। अगर सुप्रीम क्या होता है, साइटेशंस आप सभी लोग समझते हैं, साइटेशंस हमारे कब काम आती हैं, जब आती हैं जब हम देखते हैं कि भाई ऑलरेडी यहाँ तो कोर्ट ने इस चीज का डिसीजन दे दिया है। AIR का सेंस ही क्या है, यही तो है कि जब यहाँ पर डिसीजन दिए जा चुके हैं और हमारे पास तो उसकी पूरी लिस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे चुका है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को उन्हें फॉलो करना है, हाई कोर्ट को उसे फॉलो करना है। तो यहाँ तो अगर कोई डाउट है तो हम उस साइटेशन के थ्रू उस चीज को क्लियर कर लेते हैं, है ना। पर अगर कोई नई चीज है तो फिर तो हम उसे हाई कोर्ट को रेफर करेंगे ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब इसमें जैसे कि ऑर्डर 46, इसके साथ इसे पढ़ेंगे तो क्या होगा, रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन टू हाई कोर्ट, कहाँ भेजा जाएगा भाई रेफरेंस के लिए, हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। फिर कोर्ट में पास डिक्री कॉन्टिजेंट अपॉन डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पर न्यायालय की कार्यवाही क्या होगा, अगर कोर्ट हाई कोर्ट को ऐसा लगता है और उसके सामने कोई रेफरेंस के लिए कोई चीज भेजी गई है, तो उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किए गए विषय के लिए उस पर या तो वो डिक्री भी पास कर सकता है, या कुछ टाइम के लिए कोई ऐसी चीजें हैं जिसे कि स्टे कर दिया जाना चाहिए तो उसके वहां पर वो स्टे भी कर देगा। और अगर हाई कोर्ट को लगता है, देखिए इसके साथ आप लोग वो पढ़िएगा, अभी सभी लोगों के पास शायद बार एक्ट होगा, इसमें जो प्रोसीजर है हमारा निर्देश को लेकर वो आपका दिया गया है 46 में। तो 46 में क्लियरली बोला गया है, रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन टू हाई कोर्ट, पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कोर्ट में पास डिक्री कॉन्टिजेंट अपॉन डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। जिस तरह का जो भी राय मशवरा दिया गया है किसके थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू, उस तरह की डिक्री दी जा सकती है। जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट टू बी ट्रांसमिटेड सेकंड केस डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। उच्च न्यायालय का निर्णय पारितोष किया जाएगा और मामले को उसके अनुसार निपटाया जाएगा। किसके अनुसार, जिस अनुसार हाई कोर्ट ने अपना सजेशन दिया है। और फिर इसी में है कॉस्ट ऑफ रेफरेंस टू हाई कोर्ट, तो अगर किसी तरह के कोई खर्चे होते हैं, कॉस्ट होता है, तो उसको आपको पे करना है। देखिए अब जैसे 5 इसका है, पावर टू अल्टर ETC डिग्री ऑफ कोर्ट मेकिंग रेफरेंस। इसको आप 113 को आप 46 के साथ ही पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा, अभी मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वो खुद यहाँ डिग्री दे या वो खुद उस पर डिसीजन दे या खुद जो भी तरह की चीजें वो चाहे, तो यहाँ पर जहाँ उच्च न्यायालय को लगता है तो वह इस मामले को संशोधन मीन्स अमेंडमेंट के लिए लौटा सकेगा, इवन डिक्री को, ऑर्डर को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट को यहाँ बहुत सारे इस मामले में अथॉरिटी है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 5 रूल याद रखने हैं। सेक्शन आपको याद रखना है 113, ऑर्डर 46 के सिर्फ 5 रूल 1 2 3 4 5, जिसमें कि प्रोसीजर बताया गया है। प्रोसीजर कहाँ शो करता है, प्रोसीजर यहाँ हाई कोर्ट के पावर को शो करता है जो कि उसका रेफरेंस से रिलेटेड है। क्लियर, किसी को डाउट है इसमें? नो मैडम। समझ आया सभी को? क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मींस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। श्रद्धा समझ में आया? श्रद्धा, आवाज नहीं जा रही, आवाज आ रही है सभी को? हाँ मैम आ रही है आवाज। तो इसे एक बार पढ़कर देखिएगा, अगर कहीं कोई डाउट होता है तो उसे पूछिएगा, फिर मैं आपको और क्लियर कर दूंगी। और इसके साथ कुछ केस लॉज लिख लीजिए। अर्शिया समझ में आया? AF Martina versus State 1972। मैम रिपीट कर दीजिए। AF Martina versus State AIR 1972।
बैजनाथ प्यारेलाल वर्मा वर्सेस मुन्नीलाल 1973 ये तो लिख लिया था, ये स्पेसिफिक 113 के रिलेशन में है। और यहाँ पर देखिए 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ 3 ऐसी कंडीशन है जहां पर कि उच्च न्यायालय को हम कोई भी केस रेफर करते हैं हाई कोर्ट को, जहां किसी मामले में किसी एक्ट से रिलेटेड, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड या उसकी वैलिडिटी से रिलेटेड कोई प्रश्न है, इन्वॉल्व है, या फिर स्मॉल कॉजेस कोर्ट, या जहां पर जिला न्यायालय के अधीन कोई न्यायालय इस गलत धारणा के कारण की ये वाला छोड़ दीजिए आप। यहाँ पर मतलब आपको 113 एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। 113 अगर आपको समझ में आ जाता है अच्छे से तो आपको 46 अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई आपको यहाँ पर प्रॉपर प्रोविजन तो पता चले, उसके बाद हम प्रोसीजर पढ़ें तो हमें समझ में आए, है ना। तो रेफरेंस अगर आपको 113 अच्छे से समझ में आया है तो आपको 46 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि वहां पर सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है कि भाई रेफरेंस में कि मैं क्वेश्चन किस तरह का हाई कोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या उनके पावर होंगे, किस तरह की डिग्री दे सकते हैं, क्या स्टे लगाया जा सकता है, अगर कोई खर्च होगा तो कौन पे करेगा, ये सारा का सारा 1 से लेकर 5 तक में आपको पढ़ना है। कोई डाउट है इसको लेकर तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि रिव्यू हम लोग कल ही पढ़ेंगे, एक साथ दोनों चीजें पढ़कर मिक्सचर नहीं करना है। इससे रिलेटेड जिसको जो भी क्वेश्चन आ रहा हो आप लोग पूछ सकते हैं।